नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष व विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर। मित्रों, आप ये तो जानते हैं कि राहु का साम्राज्य बिल्कुल आपके सामने खड़ा है, लेकिन क्या चीज़ें राहु के साम्राज्य के आने के बाद एक चुटकी में बदलने वाली हैं? नहीं। कोई भी बड़ा बदलाव आने से पहले कहीं ना कहीं उसका बीज या उसकी फाउंडेशन स्टार्ट हो चुकी होती है। वो टाइम के साथ वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब आपके जीवन में बड़े बदलाव जो हैं वो आने वाले हैं और उसकी फाउंडेशन या तो आपने स्टार्ट कर दी है और या तो आप करने वाले हो। क्या वाकई राहु का साम्राज्य, जो एक बड़ा वर्ड आजकल बज़ क्रिएट हो चुका है, तो ये राहु का साम्राज्य है क्या? सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि राहु का साम्राज्य क्या है। समय बदल रहा है तो आपके लिए फेवर में कैसे है, और यदि बदल रहा है आपके फेवर में है तो आप इसको कैसे मैक्सिमम अचीव कर सकते हो, या आप कैसे इस समय को यूटिलाइज कर सकते हो। ये तीनों चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसे ग्रह गोचर बनने के बाद, युति बनने के बाद भी सब कुछ आपके हिसाब से नहीं जा रहा है, कंडीशंस आपके फेवर में नहीं है, अभी भी दुख दर्द है, तो कैसे इस समय को चैनल कर सकते हैं कि ये समय आपके लिए बेहतर कर सके, उपाय समझेंगे। सो कृपया बने रहिए मित्रों। हम यहाँ पर इस पूरे परिदृश्य को वैज्ञानिक व व्यवहारिक दृष्टिकोण से बहुत आसान भाषा में समझने वाले हैं कि ये समय, ये ग्रह गोचर, ये ऊर्जा कैसे हमारी हो सकती है। आपसे एक निवेदन भी करूँगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे वीडियोज़ बिना विलंब के मिलती रहें। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि राहु का साम्राज्य है क्या, क्यों है साम्राज्य। तो मित्रों, आप जानते हैं कि राहु 1.5 साल में एक राशि से दूसरे राशि में गमन करते हैं। राहु वक्री चलते हैं, उल्टा चलते हैं, मतलब आज अगर 10वें में है तो कल 9वें में जाएंगे, परसों 8वें में जाएंगे, इस तरह का इनका होता है। तो 18 मई 2025 को राहु जा रहे हैं कुंभ राशि में। अभी कहाँ है? मीन राशि में। मीन राशि होती है 12वीं राशि और कुंभ है 11वीं राशि इस काल चक्र की। तो जब 11वीं में पहुंचेंगे, मतलब एक घर पीछे पहुंचेंगे, और जो काल चक्र में 11वां घर होता है वो बेसिकली राहु का कारक घर है। मतलब यहाँ पर खड़े होने के बाद, यहाँ पर आने के बाद राहु अपने कारक घर में पहुंचेंगे, जहाँ उनको ये एक्सेसिबिलिटी मिलती है या फिर ये फ्रीडम मिलती है कि वो आपके जीवन में या इस प्रॉपर कॉस्मॉस में, एंटायर कॉस्मॉस में अपनी ऊर्जा से कुछ बेहतर क्रिएट कर सकें। राहु एक नकारात्मक ग्रह है, लेकिन कोई भी चीज़ सिर्फ नकारात्मक नहीं हो सकती। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हम पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखते हैं कि कैसे इस पॉजिटिव एस्पेक्ट से चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। तो आपने ये समझ लिया कि 11वें घर में पहुंचेंगे तो उसके कारक ग्रह हैं, इसलिए इनको फ्रीडम मिलती है इम्पैक्ट क्रिएट करने की। अब 11वां घर क्या क्या होता है? आपके लाभ का होता है, आपके वंडर्स का होता है, डिज़ायर्स का होता है, इच्छाओं का होता है। मतलब जो भी आप एक लंबा गोल बना रहे थे, ड्रीम प्लान कर रहे थे कि ऐसा हो वैसा हो, राहु के पास वो क्षमता है कि आपको एक चुटकी में वंडर्स क्रिएट करके दे सके। मतलब अगर आपको ताजमहल बनाना है तो नींव खड़ी कर सके, इतना तो राहु कर देंगे और बाय द टाइम चीज़ें होती रहेंगी। 1.5 साल तक यहाँ पर रहेंगे तो 1.5 साल तक वो आपकी हेल्प करने वाले हैं। आपको हर राशि में अलग अलग इसका इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मित्रों, वृश्चिक राशि से मेरी विशेष सहानुभूति होती है, सिंपैथी होती है। एक तो वृश्चिक मेरी खुद की राशि भी है, दूसरे वृश्चिक राशि के जीवन में थोड़े कष्ट ज़्यादा भी रहे हैं। चैलेंजेस आते ही रहे हैं। लेकिन जो 8वीं राशि है, 8 नंबर तो वैसे भी मिस्टीरियस होता है, ठीक है। यदि अंक शास्त्र की बात करें तो 8 तो लिमिटलेस है, 8 इन्फिनाइट है, अनंत है। तो आपके अंदर दुखों को सहने की क्षमता और कुछ बड़ा क्रिएट करने की क्षमता भी अनंत है। इस चीज़ को मान के चलिए, कोई भी चीज़ सिर्फ नेगेटिव नहीं होती। यदि आपने अपने दुखों को सहने की क्षमता डेवलप कर ली, सुखे दुखे समकृत्वा लाभा लाभो जया जयो, तो आप ये समझें कि इस सृष्टि पर आपका विन्यास अभूतपूर्व हो सकता है और आप इस एंटायर यूनिवर्स में एक ऐसी राशि बन करके आते हो जिसका सामना करने की क्षमता किसी में नहीं होती। तो अपना डाउन साइड अगर आप मैनेज कर सकें तो आपका अप साइड बहुत कमाल का है। अभी तक राहु आपके कहाँ थे? अभी तक 5वें घर में थे, ठीक है। 5वां घर जो होता है वो गुरु का घर होता है, और गुरु और राहु में बनती नहीं। क्यों नहीं बनती? कारण गुरु है देवताओं के गुरु और राहु जो है वो राक्षस से देवता बने हैं। राहु को तो वैसे विदेशी ग्रह भी कहते हैं, कारण कि ये हमारे सौरमंडल के बाहर से आए हैं, राक्षस से कन्वर्ट होकर देवता बने हैं जब भगवान विष्णु ने वध कर दिया था, गला काट दिया था, क्योंकि इन्होंने अनैतिक तरीके से अमृत पान करने का प्रयास किया था या पान कर लिया था। ये कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर देखेंगे कि अनैतिक कार्य भी आपसे हो सकते हैं। अनैतिक का मतलब जो आपका नहीं है, धोखाधड़ी आपके साथ भी हो सकती है और आप भी कर सकते हो। ब्राह्मण वर्ण की राशि है वृश्चिक, इसलिए मेरा विशेष निवेदन रहता है कि भैया आप मत करना अनैतिक, नहीं तो जिस तरह से शनि ने आपको परेशान किया है,
आने वाले समय में इस कर्म का जब फल मिलेगा तो और परेशानी हो सकती है। इसलिए कितने भी हालात आपको ऐसे दिखें कि यार यहाँ से 2 पैसा मिल सकता है, यहाँ से कुछ हो सकता है, टेढ़ी उंगली से घी निकल सकता है, मत करिएगा। सिचुएशन बहुत ख़राब पहले भी रही है, अभी ठीक होने का टाइम आया है। तो अनैतिक करके ठीक करोगे तो बाद में फिर कष्ट होगा। इसलिए एकदम से ग्राफ खड़ा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, तिरछा चल रहा है ना, असेंडिंग चल रहा है ना, वही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक राहु जब आपके 5वें घर में थे, जो कि गुरुदेव की राशि है, इनसे नहीं बनती, क्योंकि इनका जो वे ऑफ स्टाइल है, इनका जो तरीका है, इनकी जो ऊर्जा है और जो गुरु की ऊर्जा है, वो दोनों मेल नहीं खाते। गुरु शिक्षक है, गुरु पॉजिटिव है, गुरु सिर्फ ज्ञान देगा, गुरु सिर्फ हेल्प करता है। राहु ऐसा नहीं है, राहु लिमिटलेस है, इसके पास कोई बाउंड्री नहीं है। ये नैतिक अनैतिक को नहीं समझता, जो चाहिए वो चाहिए और डंके की चोट पर चाहिए। और गुरु तो कभी ऐसा नहीं कर सकता ना, गुरु की तो अपनी मर्यादा है कि मैं ये लाइन क्रॉस नहीं कर सकता। तो 18 मई के बाद जैसे ही ये वक्री होंगे, जारी होंगे, एक और पीछे घर पहुंचेंगे, कुंभ में पहुंचेंगे, सिचुएशन बदल जाएगा। बदल जाएगा का मतलब राहु तो फिर भी राहु था, जो आज का राहु है, लेकिन ऐसे एटमॉस्फेयर में पड़ गया था कि उसकी अपनी एनर्जी श्रिंक हो रही थी। मतलब एक बहुत बोलने वाला व्यक्ति, या बहुत वंडर्स करने वाला व्यक्ति किसी ऐसी जगह पर कैद कर दो जहाँ उसको एटमॉस्फेयर ही नहीं मिल रहा है ना। अगर सचिन को तुम जाके WWE के रिंग में खड़ा कर दो, कोई फायदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सचिन तो क्रिकेट खेलता है ना, आप उसे क्रिकेट के मैदान में लेके आओ, फिर वो दिखाएगा वो क्या चीज़ है। अब आप जा करके वहाँ रॉक से लड़वा दो, ब्रॉक लेसनर से लड़वा दो, कोई फायदा नहीं है उसका। तो अभी इसीलिए कह रहे हैं कि राहु अपना साम्राज्य प्राप्त कर रहा है, क्योंकि वो कुंभ में है, 11वें घर में है, वो उसका अपना कारक घर है, कारक ग्रह उस चीज़ का है, इसलिए वो लिमिटलेस खेलेगा और आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। अब आप साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा देख रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने मेरी पहले वीडियोस भी देखी होंगी, जहां पर मैं एक बात जोर दे करके कहता हूं कि इस ग्रह गोचर को समझने से पहले आपको अपने शरीर को भी समझना चाहिए। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, वाइस वर्सा, जो कुछ उस ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। और ये क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स का वही रूल, वी आर इंटेंगल, लॉ ऑफ इंटेंगलमेंट, जो ये कहता है कि इस ब्रह्मांड में हर एक कण इंटेंगल्ड है। एक ही पॉइंट से हम सब अलग हुए हैं। तो कोई भी हलचल आप किसी प्लैनेट पे कर दो तो उसका इम्पैक्ट हम पर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, ये क्वांटम इंटेंगलमेंट की एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। तो जैसे ही राहु मूव करेंगे 18 मई के बाद, क्या बदलाव आने वाला है, अभी एक बार देख लेते हैं। अभी क्या चल रहा था? अभी ये चल रहा था कि जब गुरु के साथ ये 5वें घर में कर रहे थे विचरण, तो ना तो गुरु आपकी हेल्प कर पा रहे हैं, ना तो राहु। हालांकि कुंडली में अन्य ग्रहों को भी देखना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि युति या ये कॉन्सेप्ट या फिर ये जो घटना हो रही है, खगोलीय घटना हो रही है, आपकी हेल्प नहीं करने वाली, बिल्कुल करने वाली। तो 5वां घर किस चीज़ का होता है? संतान का होता है, शिक्षा का होता है, लक का होता है, ट्रेडिंग का होता है, शेयर मार्केट का होता है, राइट, इंस्टेंट गेंस का होता है। यहाँ पर राहु, अगर सिर्फ राहु होता तो क्या करता? आपको बहुत हेल्प करता, वंडर्स क्रिएट कर देता। लेकिन गुरु भी थे तो राहु अपनी पूरी एनर्जी आपको नहीं दे पा रहा था। ठीक है, मतलब जैसे कि हम मानते हैं विज्ञान की भाषा में कि सब कुछ ऊर्जा है, और ऊर्जा का एक सिद्धांत ऐसा है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कहता है ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती रहती है। तो मेरा और आपका जीवन जो है ना, वो कभी खत्म तो होगा नहीं। अभी के लिए देह हमने धारण किया है अपनी कॉन्शियसनेस से। जब इस देह की उम्र खत्म हो जाएगी, एक और पड़ाव आएगा और हम आगे निकल जाएंगे, दैट्स इट। मैं इसी बीच में एक और प्रश्न का आपको उत्तर दे दूं। लोग कहते हैं ना कि दुख कब खत्म होगा, दुख ही नहीं खत्म हो रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि जीवन है, दुख तो रहेगा। अब दुख और सुख की जो परिपाटी है ना, वो बदलने का समय है। आप वृश्चिक राशि हो, 8वें नंबर की राशि हो, आप में तो कूट कर ऑकल्ट साइंस भरा हुआ है ना, आप डीप स्पिरिचुअलिटी को समझते हो, आपकी आध्यात्मिक चेतना जागृत होनी चाहिए, जिससे आप इस बात को समझ सको कि दुख क्या है और सुख क्या है। सुख और दुख तो सिर्फ आपके इच्छाओं का खेल है। जो आप चाहो वैसा मिल जाए तो सुख है, जो आप चाहो वैसा ना मिले तो दुख है। समस्या क्या है? चाहने में है ना। इस पृथ्वी पर आने के बाद तो सब कुछ हमने चाह करके ही किया हुआ है ना। जो चाह रहे हैं उसी में हमें सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है। तो जब तक अपनी आध्यात्मिक चेतना को इतनी जागृत ना कर लें कि सुख दुख हमें बहुत परेशान ना करे, जो मिल गया ठीक है, जो नहीं मिला कोई बात नहीं, तब तक सुख दुख तो हमें परेशान करते ही रहेंगे। और वृश्चिक राशि का एक नेचर ऐसा होता है कि बहुत सेंसिटिव है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पेन भी परेशान कर देता है। इसीलिए धैर्य जागृत करना, धैर्य होना आपके पर्सनैलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब अगर मैं स्टैटिकल बातें करूं, जो मेरा अपना अनुभव है, सबसे ज़्यादा अवसाद, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन तो वृश्चिक राशि वालों को होता होगा, ऐसा मेरा मानना है। आज के 5-6 साल पहले तो मुझे भी डिप्रेशन था। वो तो भगवान की बड़ी कृपा हुई कि आध्यात्मिक चेतना जागृत होने के बाद सुख दुख इतने परेशान नहीं करते।
तो हम जानते हैं कि राहु का एक कैरेक्टरिस्टिक, एक हैबिट ये है कि वो भय भ्रम ज़रूर देगा, इनसिक्योरिटी बहुत देगा, सेल्फ डाउट बहुत देगा, कदम कदम पे ये करूँ नहीं करूँ, पता नहीं क्या होगा, ये राहु करता है ना। अब राहु कहाँ पे था? आपके 5वें घर में। उसने क्या किया है? आपको जॉब को लेकर के, आपके लक को लेकर के, आपके एक्शंस को लेकर के वही फियर, वही इनसिक्योरिटी सब कुछ दे रहा था। ये करूँ नहीं करूँ, काम तो हो रहे थे, करूँ नहीं करूँ, यार पता नहीं क्या होगा, डर आ गया। अब अगर ये सेल्फ डाउट हावी हो गया तो मैं काम भी तो नहीं कर पाऊंगा ना। कहते हैं कि अगर ग्रह गोचर साथ दे भी रहे हैं, पुश दे भी रहे हैं, वैसी ऊर्जा आ भी रही है, लेकिन वो सेल्फ डाउट मुझे किल कर रहा है, तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? मतलब 4 लोग पीछे खड़े हैं, सपोर्ट में कह रहे तू चल, और मैं आगे ही कदम नहीं बढ़ाऊँ क्योंकि मैं डर रहा हूँ, तो वो 4 लोग सपोर्ट कैसे करेंगे? मतलब इन ग्रह गोचरों को अगर हमें उनकी ऊर्जा से आगे बढ़ना है तो कदम तो मुझे ही बढ़ाना पड़ेगा। इस बात को समझिए। तो अभी तक जो आपको ऑक्यूपेशन को लेके, नौकरी को लेके परिवर्तन की समस्याएं हो रही थी, है ना, क्योंकि राहु क्या है? परिवर्तन कराता है। डर लग रहा था, वो आगे चल के भी कराएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी नौकरी परिवर्तन के योग नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। राहु परिवर्तन कराता है, ट्रांसफर भी कराता है, और आप चाहें कि यार ये यहाँ से प्रमोशन कब होगा तो वो भी कराता है, ठीक है। तो राहु परिवर्तन का कारक है। जो लोग बहुत टाइम से लगे हुए हैं कि प्रमोशन कब मिलेगा, ट्रांसफ़र कब होगा, उनके लिए 18 मई से 1.5 साल का समय उत्तम समय हो सकता है। राहु कारक ग्रह अपने घर में, राहु कलयुग का देवता अपने साम्राज्य को प्राप्त कर चुका है, ये कर रहा है, तो ये समस्या आपकी समाप्त हो सकती है। जो लोग एग्जिस्टिंग जॉब में हैं, आपको वहाँ भी परिवर्तन के योग बनेंगे। मेरे ख्याल से जो मेरी गणना कहती है कि परिवर्तन आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, प्रमोशन भी पॉसिबल है, ट्रांसफ़र भी पॉसिबल है, और दोनों सिचुएशंस आपके लिए बेकार नहीं लग रही, मुझे ठीक लग रही हैं। यदि मौका मिलता है थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर लीजिए, और ऑब्वियस सी बात है आपके कुंडली में अन्य ग्रह भी इसके लिए उत्तरदायी होंगे, लेकिन अगर इस एस्पेक्ट को देखा जाए तो ये आपके लिए ठीक है। आप इस अवसर को, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, आपका फ़ायदा होगा। तो अब जब राहु चौथे भाव में आपके आ जाएंगे 18 मई 2025 के बाद से, तो क्या होगा? चौथा भाव किस चीज़ का है? सुख भाव का है, माता का है, अचल संपत्ति का है, प्रॉपर्टी का है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का है। अब राहु मतलब क्या है? लिमिटलेस। राहु मतलब क्या है? वंडर्स। राहु छोटी चीज़ें नहीं करता, राहु बड़ा सोचता है, ठीक है। तो आपको बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा ज़मीनी, सब कुछ आपने डिज़ायर जो किया है वो दे सकता है। अब एक प्रश्न आता है ना, कितना बड़ा? तो इस बात को ऐसे समझिए कि जो आपकी कुंडली का राजयोग है, और जो मेरी कुंडली का राजयोग है, जो अंबानी की कुंडली का राजयोग है, जो एलन मस्क की कुंडली का राजयोग है, इन सबके अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेंगे। मतलब मेरी और आपकी कुंडली का राजयोग हो सकता है हमें करोड़ों की तरफ ले जाए, लेकिन अंबानी और एलन मस्क के कुंडली का राजयोग तो मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस डॉलर्स की तरफ ले जाएगा ना। तो अपने अपने स्तर से आप देखिए कि जब हम बड़े की बात करते हैं तो आपके लिए क्या बड़ा है। मतलब एक बच्चा इससे कुछ नॉलेज नहीं है, अगर आप उससे बड़ा पूछो तो शायद वो 100 रुपये उसके लिए बड़ा हो, है ना, तो वो उसका राजयोग 100 रुपये देगा उसको। इसलिए जब हम बड़े की बात करते हैं कि कुछ राहु वंडर्स करेगा, तो कितना वंडर्स करेगा, आपके थॉट प्रोसेस और आपके करंट ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके पास साइकिल है तो आपके राजयोग मोटरसाइकिल या फिर ऑल्टो दे सकता है, छोटी कार दे सकता है। लेकिन जिसके पास पहले से ही एक बड़ी गाड़ी है, लेट्स से इनोवा पड़ी है, थार पड़ी है, तो उसको तो BMW भी दे सकता है ना। तो ऐसे हम देखते हैं कि बड़ा करेगा, बड़ी गाड़ी देगा, बड़ा घर देगा, किस पे देगा? इस बेसिस पे देगा कि आज आप कहाँ पे हो। क्योंकि राहु की तो लिमिट नहीं है, लेकिन आपकी लिमिट है, तो आपके लिमिट के हिसाब से चीज़ें यहाँ पर होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब सोचो तो बड़ा सोचो। एक और एस्पेक्ट यहाँ पर ऐसा बड़ा पॉजिटिव सा दिख रहा है, क्योंकि 11वें नंबर की जो राशि है वो किसकी है? कुंभ राशि किसकी है? शनिदेव की। यत राहु तत् शनि, जैसे राहु वैसे शनि, ठीक है। तो ये भी कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। शनि भी देते हैं, शनि डिनाई नहीं करते, शनि देते हैं, डिले करते हैं, ठीक है, लेकिन राहु डिले नहीं करता, वो ऐसे वाला है। मतलब अगर आपको कुछ चाहिए तो उसकी नींव अभी कर देगा, ऐसे थॉट आएंगे कि आप अभी कर जाओगे, राइट। तो शनि के साथ की जो युति है वो भी बड़ी अच्छी है आपकी। कुंभ राशि में राहु का होना ये भी एक पॉजिटिव साइन है। अब राहु की 3 दृष्टियों की बात कर लेते हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। क्या क्या समस्याएं या क्या क्या पॉजिटिव या क्या क्या नेगेटिव हमारे साथ हो सकते हैं इन दृष्टियों से, उसको देख लेते हैं। तो 5वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर में, 7वीं पड़ेगी 10वें घर में, और 9वीं पड़ेगी 12वें घर में। अब 8वीं क्या है, 10वीं क्या है, 12वीं क्या है, इससे किन किन भावों से क्या क्या ऑपरेट होता है उसको समझ लेते हैं। 8वीं जो है वो सडन लॉसेस, सडन गेन्स का होता है, डेथ का होता है, या इसके कुछ अन्य नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत मिस्टीरियस है। 8वां जो घर होता है ऑकल्ट साइंसेस की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। राहु लिमिटलेस, राहु तंत्र वाला विज्ञान, राहु जो है आपको सडन गेन्स मिल सकते हैं। सडन गेन्स का मतलब हो स्टॉक्स में आपको यहाँ फ़ायदा मिल सकता है, कुछ रुका हुआ पैसा अचानक मिल सकता है,
सेम टाइम पे जब हम सडन गेन की बात कर रहे हैं तो राहु क्या है, सडन लॉस भी है। अब ये चुनाव कैसे हो, सडन गेन होगा या सडन लॉस? तो अगेन वही चीज़ की ग्रह आपके साथ खड़ा है। अब आप जिधर स्टेयरिंग मोड़ दोगे उधर आपको वो फल दे देगा। इसको ऐसे समझो कि 4 लोग आपके सपोर्ट में हैं, कह रहे हैं कि तुम करो, अब जैसा करोगे हम तुम्हारा साथ देने वाले हैं। पॉजिटिव करोगे पॉजिटिव साथ देंगे, नेगेटिव करोगे नेगेटिव साथ देंगे। मतलब एनर्जी आपके साथ है, जिधर गाड़ी मोड़ दोगे उधर वो चले जाएंगे और उतनी ही प्रबलता के साथ जाएंगे। इसलिए कैलकुलेटिव रिस्क लेना आपके लिए यहाँ पर रिकमेंडेड होगा कि भैया कुछ अनैतिक ना करिएगा, कैलकुलेटिव रिस्क ही लेना है। 10वां का किस चीज़ का होता है? करियर का होता है, रेपुटेशन का होता है, कर्म करने के तरीके का होता है। तो जो कर्म भाव को राहु देखेगा तो राहु तो लिमिटलेस है, राहु के पास अथाह ऊर्जा है, इस कलयुग का स्वामी है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्म करने की क्षमता, कैपेसिटी, इंटेंसिटी सब कुछ बढ़ने वाली है आपकी। आपको एनर्जी, आप देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यार किस तरह से मैं लो रहता था, अभी तो काम करने का मन कर रहा है। लेकिन वही चीज़, पहला कदम आपको ही उठाना है, तब ही राहु काम करेगा, है ना। अगर कर्म भाव में आपके राहु बैठा है, आपको देख रहा है, आप कह रहे हो मैं सोऊंगा, तो राहु बोलेगा सो जाओ। आप बोलोगे मैं उठूंगा, राहु बोलेगा उठ जा। आप बोलोगे मैं 1 पुशअप करूंगा, राहु बोलेगा 50 कर ले, है ना। आप बोलोगे मैं नहीं खाऊंगा, मैं चाउमीन खाऊंगा, मैं जंक फूड खाऊंगा, राहु बोलेगा खा ले, ठीक है। इस बात को समझिए कि एक बार स्टेयरिंग घुमाइए, पुश आपको 100% मिलेगा। और 12वां घर किस चीज़ का है? खर्च का है, विदेश का है, मोक्ष का है, स्पिरिचुअलिटी का है, मेडिटेशन का है, ध्यान क्या है, ध्यान का है। तो एक प्रश्न भले आपका आए कि राहु तो नेगेटिव प्लैनेट है, वो ध्यान क्या करे, स्पिरिचुअलिटी क्या करे? ऐसा नहीं है, राहु एनर्जी है, चैनल करना सीखे तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। सो खर्चे करा सकता है, विदेश से पैसे ला सकता है, विदेश जाने के आपके उद्यम क्रिएट कर सकता है, और सब कुछ लिमिटलेस। खर्चे करा सकता है, लिमिटलेस। खर्चे करा सकता है का मतलब क्या है? खर्चे होने के लिए पैसा भी तो चाहिए। कर्म भाव में भी तो देख रहा है तो पैसा भी तो आएगा। आपके चौथे भाव को भी तो देख रहा है, सुख भाव में ही तो बैठा हुआ है। तो सुख आने का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी आने का मतलब क्या है? खर्चे होंगे। कहाँ हो सकते हैं? प्रॉपर्टी पे। कहाँ हो सकते हैं? गाड़ी पे, लग्जरी पे, राइट। इन चीज़ों पे खर्चे कराएगा। विदेश से भी पैसा आ सकता है यदि किसी का बिजनेस है, एडसेंस का काम है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है, अच्छा चलने वाला है, इस बात को मान के चलिए। केतु आपके 10th हाउस में बैठा है, इसका मतलब क्या है? आपका करियर पीक पर जाने वाला है। अब जो भी लोग जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, प्रोफेशन को लेके यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, इस बात को समझिए कि सभी ग्रह गोचर आपका साथ दे रहे हैं। क्या करना है आपको? बस चुनाव करते रहिए, बस एफर्ट डालते रहिए। आप जल्द ही किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी पर लैंड करने वाले हो, ठीक है। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मेहनत करिए। करियर बहुत अच्छा मोड़ लेने वाला है। एक ही शर्त है, काम करते रहिए। एक ही शर्त है, अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करते रहिए। आप रिज्यूमे अपलोड नहीं करोगे, इंटरव्यू नहीं दोगे तो ऊपर से टपक के नौकरी नहीं मिलती। एफर्ट तो डालिए, पुश तो कर रहा है पीछे से राहु, और ग्रह आपका हेल्प कर रहे हैं, केतु हेल्प कर रहे हैं, लेकिन बस आपको आगे बढ़ना है। ये काम आप कर लीजिए, कर्ता बन जाइए। अगर मैं राहु को थोड़ा सा और समझाऊं तो आप ये समझेंगे, आपने एक कहानी सुनी होगी ना कि भूत होते हैं, और भूत की अगर चुटिया काट ली जाए ना तो भूत गुलाम बन जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, और भूत लिमिटलेस है। फिर जो आप चाहो भूत से वो कराता है। ये आपने कहानी सुनी है कि मैंने सुनी है गाँव में, है ना, कि जब भूत को पकड़ लो और भूत की चुटिया काट लो तो भूत आपका चेला बन जाएगा, गुलाम बन जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। राहु का क्या है? यदि आपने राहु को, एनर्जी को मैनेज करना सीख लिया, राहु लिमिटलेस है, राहु अनंत है, राहु बहुत कुछ देगा, लेकिन कहाँ देगा? ग्राउंड तो दो, है ना। राहु कहता है कि यार मैं तुम्हारी बहुत हेल्प करूँगा। कहाँ करूँगा? आप जगह तो दो। वो जगह आपको देनी, वो प्लेस आपको चूज करना है कि यहाँ पे दे यार। आपने ये कर लिया तो वो भूत की तरह ही काम करेगा, आपको बहुत दे देगा। तो ये हैं बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके करियर को लेके, पैसे को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, आपके रिलेशंस को लेकर के भी। आने वाले 1.5 साल बड़े अच्छे होने वाले हैं। कुछ एक उपाय कर लेते हैं राहु को ठीक करने का। सबसे पहली चीज़, अपने घर के पश्चिम और साउथ वेस्ट कॉर्नर को हमेशा क्लीन रखिए। कुछ भी वहाँ पर गंदगी नहीं चाहिए। टॉयलेट हमेशा क्लीन रखिए, कुछ भी वहाँ पर गंदगी नहीं चाहिए। और तीसरी चीज़, भगवान शंकर जो हैं आराध्य हैं, तो भगवान शंकर का रुद्र अभिषेक, और रूटीन में ऐसा होना चाहिए कि आप रोज़ जल चढ़ा रहे हैं शंकर जी को, सूर्यदेव को, गणेश की वंदना कर रहे हैं, ठीक है। ये रूटीन में होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए, रूटीन में होना चाहिए। रुद्र अभिषेक करना आसान नहीं होता, इसलिए पुरोहित को, पंडित जी को बुला के ही करा सकते हैं, लेकिन जल तो आपको रोज़ देना है। राहु फिक्स करना है तो ये करना है। घर में धूप दीप दीजिए। राहु को धुआं भी कहते हैं, धूम्र भी कहते हैं। तो धूप दीप करिए, भगवान की पूजा करिए, जो भी आपके आराध्य देव हैं उनकी पूजा करिए, धूप दिखाइए। राहु यहाँ पर आपकी हेल्प करने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो हमने सीख ली, एनर्जी को चैनल करना है, तब ही राहु आपकी हेल्प करेंगे। जगह आपको दिखानी है, राहु बहुत दे देगा। जगह कैसे दिखाओगे? क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से, रिसर्च से, कैलकुलेटिव रिस्क से।
कहाँ पर क्या करना सही रहेगा। ठीक है, सो हमने क्या समझ लिया अभी तक? राहु का साम्राज्य आ गया, समय बदल रहा है, क्या है ये, क्यों है ये, कैसे काम कर रही है, हमने समझ लिया। अब ये आपका कैसे बेनिफिट कर सकता है ये हमने समझ लिया। द थिंग इज, क्या आप तैयार हो? है ना, एक कहावत है, इसको ऐसे समझिए कि आपको कहीं जाना है, सडनली ट्रेन आएगी। अगर आपके पास बैग पैक है तब तो आप ट्रेन को पकड़ लोगे। अगर बैग ही नहीं पैक है, ट्रेन खड़ी है, आप जाके भाग के बैग पैक कर रहे हो, फिर तो ट्रेन मिस हो जाएगी ना। अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, तैयारी बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जिस भी दिशा में आप तैयारी कर रहे हो, वर्क हो गया, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, ये सब कुछ आपको ठीक करना है, तैयारी शुरू कर दीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ आपको आती रहेंगी, सेंसेस को ओपन रखिए जिससे अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर पाएँ। ठीक है, माइंडफुल रहिए, माइंडफुल एक्टिविटीज़ करिए, डीप ब्रीदिंग करते रहिए, अपने चंद्रमा को ठीक करिए, बुद्धि को ठीक करिए। ठीक है, शीतलता को ठीक करिए, मानसिक शांति को ठीक करिए। डीप ब्रीदिंग करेंगे, डायनामिक एक्सरसाइज करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो चंद्रमा आपका ठीक रहेगा। मेंटल मसल, फिजिकल मसल बिल्ड करिए, वर्कआउट करिए, योगा करिए एंड तैयार रहिए कि जैसे ही अपॉर्चुनिटी आती है आपको वेट नहीं करना, बस इनकैश करना है। ठीक है, सो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आने वाला समय आप रॉक करने वाले हो, रूल करने वाले हो और मन की कुंठा को हटाइए। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजयो। भगवान शंकर की प्रिय राशि हो आप। भगवान शंकर से कुछ सीखना पड़ेगा कि समुद्र मंथन में सिर्फ अमृत ही नहीं, विष भी निकलता है और विष पीना ही हमारा कर्तव्य है। यदि अमृत चाहिए तो विष पीना पड़ेगा और ये जीवन पर्यंत चलता रहेगा। सुख दुख बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी। तो चेतना को जागृत करिए, आप सामान्य नहीं हैं, एबनॉर्मल हैं, आप विशेष हैं। इस ब्रह्मांड में आप विशेष हैं और अपनी विशेषता को पहचानिए और अपने शिखर तक की यात्रा करिए। सो मुझे लगता है कि अभी के लिए बस इतना ही। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।